हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। देखिए, वैसे तो हम क्या करते हैं इस चैनल पे जो है इसरो डीआरडीओ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पिछला जितना भी वीडियो है आपको सीरीज़ वाइज 1 से लेकर 10 तक सीरीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ दूसरा चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग के पास एक क्वेश्चन पेपर है जो है आपका, देखिए क्वेश्चन का एकदम ऊपर में लिखा है DGT-TT-S1 मैकेनिक एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारा CITS एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होता था, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। तो वही सेमेस्टर 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है। और ये मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, यानी कि ये जो है मशीनिस्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो मशीनिस्ट का जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होता है वो होता है मैकेनिक एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स। ठीक है, तो ये हम लोग के पास देखिए ये मार्च 2018 का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अगर एक वीडियो में पूरा हो जाता है तो कर लेंगे, नहीं तो पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 करके रहता है। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं कि CITS एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक बात है, ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि DGT ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो अपना CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में उठाता है। ठीक है, तो वो अलग से क्वेश्चन तैयार नहीं करता है। तो आपको हो सकता है इसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन कॉमन आ जाए CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और दूसरा एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए, गेजेस आर यूज टू मेजर साइज। ठीक है, गेज को आकार मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन 2 देखिए, गेजेस आर यूज टू चेक द साइज। गेज को आकार की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन 3 देखिए, गेजेस आर यूज टू चेक द शेप ऑफ कंपोनेंट्स। घटकों को आकार को देखने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन 4 है, टेम्पलेट्स आर यूज टू चेक द साइजेस। टेम्पलेट्स को आकार की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा, गेजेस आर यूज टू चेक द साइजेस, जो आपका ऑप्शन 2 है। तो वही हो जाएगा, गेज को आकार की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 है, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड। जब बुनियादी आयाम के एक तरफ सहिष्णुता दी जाती है तो इसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टॉलरेंस सिस्टम, सहिष्णुता प्रणाली। सेकंड ऑप्शन है यूनिलैटरल टॉलरेंस, एक तरफा सहिष्णुता। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अलाउंस सिस्टम, यानी कि भक्ता प्रणाली प्रणाली। उसके बाद देखिए बायलैटरल टॉलरेंस, यानी कि द्विपक्षीय सहिष्णुता। जब आपका टॉलरेंस कई वन साइड, यानी कि एक साइड में दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल
टॉलरेंस, जो आपका ऑप्शन 2 है, एक तरफा सहिष्णुता। और जब आपका टॉलरेंस दोनों साइड किसी बेसिक डायमेंशन के दोनों साइड साइड में होता है, ठीक है, तो उसको कहता है बायलैटरल टॉलरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेपर टर्निंग कैन बी डन बाय, टेपर टर्निंग डैश द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, स्विवेलिंग कंपाउंड रेस्ट, थर्ड है ऑल ऑफ दिस, फोर्थ है फॉर्मिंग टूल। ठीक है, आपका जो टेपर टर्निंग जो होता है तो वो आपका स्विवेलिंग कंपाउंड रेस्ट से भी हो सकता है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट से भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं, फॉर्म टूल से भी हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो आपका जो चारों ऑप्शन है तो चारों ही सही है, तो इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। प्लानर इज डिफरेंट फ्रॉम शेपर एज इट इज़ यूज्ड फॉर, एक प्लानर शेपर से अलग है क्योंकि इस डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्लानर क्यों डिफरेंट होता है शेपर से, देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मास प्रोडक्शन यानी कि अत्यधिक उत्पादन, ऑप्शन 2 है मच लार्जर वर्क, ऑप्शन 3 देखिए सेम साइज ऑफ वर्क, एक समान कार्य। उसके बाद ऑप्शन 4 देखिए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो प्लानर होता है सेफर से अलग क्यों होता है, क्योंकि मच लार्जर वर्क जो है आपका ऑप्शन 2 ये है आपका सही आंसर, अत्यधिक बड़े कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। एक प्लानर सेफर से अलग है क्योंकि इस अत्यधिक बड़े कार्य के लिए उपयोग किया जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द लेथ कैरेज सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस ऑफ द टूल, खड़ाद गाड़ी उपकरण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य में कार्य कर सकता है, ठीक है। आपका जो लेथ कैरेज है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, टूल के किस पर्पस के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सपोर्टिंग, टूल को सपोर्टिंग देने के लिए, सेकंड ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी कि हमारा जो चार ऑप्शन है उनमें से सभी विकल्प। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए फीडिंग, यानी कि टूल को फीड देने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है गाइडिंग, गाइडिंग करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी विकल्प। तो कैरेज जो होता है हमारा टूल को सपोर्ट करता है, फीड करता है और गाइड भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये माइक्रोमीटर ए माइक्रोमीटर हैज़ ए पॉजिटिव एरर ऑफ 0.02, व्हाट इज़ द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर्स 40.53, एक माइक्रोमीटर की 0.02 मिलीमीटर की एक सकारात्मक त्रुटि है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एरर है। जब शुक्र मापी बाय 40.53 मिलीमीटर मापता है तब उसका सही पठन क्या है। तो पॉजिटिव एरर है, यानी कि आपका जो मेन जो रीडिंग है, आपका जो अभी रीडिंग दिख रहा है तो उससे क्या है आपको माइनस करना है। जैसे 40.53 है, उससे 0.02 माइनस करना है। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको गलत दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा
40.53 से 02 माइनस कीजिएगा तो आपका 40.51 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रिलिंग रिलेटेड टू ड्रिलिंग डैश के डैश से संबंधित है। सिंपल काटिंग यानी कि सामान्य काटिंग, यूनिफॉर्म काटिंग, एक समान काटिंग, ऑब्लिक काटिंग, आच्छादन काटिंग, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ड्रिलिंग जो होता है हमारा ऑब्लिक काटिंग, यानी कि आपका ऑप्शन 3 आच्छादन काटिंग, ड्रिलिंग आच्छादन काटिंग से संबंधित है। ठीक है। ड्रिलिंग जो होता है हमारा ऑब्लिक काटिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ड्रिल इज ए ड्रिल एक डैश है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, रोटरी मोशन टूल, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन 2, और है लास्ट है आपका नॉन ऑफ दिस। तो ड्रिल जो हमारा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी है और रोटरी मोशन कटिंग टूल भी है। ये जो जब ड्रिल हमारा क्या होता है रोटेट करके मेटल को रिमूव करता है, और इसका जो फ्लूइड्स होता है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो इसीलिए ड्रिल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्लस रोटरी मोशन टूल, बोथ ए एंड बी आपका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन ए शेपर टूल द साइड क्लियरेंस एंगल फॉर काटिंग स्टील इज। एक शेपर उपकरण में काटिंग स्टील के लिए साइड क्लियरेंस कोण डैश होता है। तो शेपर टूल में साइड क्लियरेंस एंगल कितना होता है? 2 से 3 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, 5 से 6 डिग्री, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 5 से 6 डिग्री जो होता है शेपर का साइड क्लियरेंस एंगल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन ए शेपर विथ मैकेनिज्म। ठीक है। शेपर का जो मैकेनिज्म होता है विथ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन है मैकेनिज्म के साथ शेपर में। तो आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। और रिटर्न स्ट्रोक इज फास्टर देन फॉरवर्ड स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक से तेज होता है। जो आपका विथआउट मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है? ठीक है। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए। रिटर्न स्ट्रोक इज स्लोअर देन फॉरवर्ड स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक से धीमे होता है। उसके बाद द कार्टिंग स्ट्रोक इज फास्टर देन रिटर्न स्ट्रोक। कार्टिंग स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक से तेज होता है। तो हमारा क्विक रिटर्न विथआउट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? रिटर्न स्ट्रोक इज फास्टर देन फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है। जो आपका रिटर्न स्ट्रोक होगा वो जल्दी आने के लिए फॉरवर्ड स्ट्रोक से तेज होता है। तो इसीलिए हम उसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। क्विक रिटर्न के मतलब जल्दी वापस आना। तो रिटर्न स्ट्रोक जो है हमारा जल्दी वापस आ रहा है, तो इसीलिए उसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्लानर, एक प्लानर में डैश टूल रेसिप्रोकेट्स, उपकरण रेसिप्रोकेट्स होता है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। द जॉब इज स्टेशनरी, जॉब स्थिर है। द टूल इज स्टेशनरी, उपकरण स्थिर है। तो आपका प्लानर में क्या होता है? द टूल इज स्टेशनरी, यानी कि उपकरण जो आपका जो टूल होता है कटिंग टूल वो स्थिर होता है। और आपका जो टेबल जो होता है वो रेसिप्रोकेट होता है। उसके टेबल के ऊपर क्या होता है? हमारा जॉब होता है। ठीक है। तो हमारा जॉब जो होता है वही हमारा रेसिप्रोकेटिंग करता है।
लेकिन टूल जो होता है हमारा स्टेशनरी रहता है। लेकिन शेपर्ड में क्या है, शेपर्ड में हम लोग का उल्टा है। शेपर्ड में हमारा टूल जो है रेसिप्रोकेट करता है, जॉब स्टेशनरी होता है और फॉरवर्ड फीड होता है, फीड के साथ साथ आगे मूव करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फीट इज, श्रिंकेज फीट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, टायर ऑन बाईसाइकिल रिम, साइकिल रिम पर टायर, टायर ऑन रेल व्हील, रेल पहिया पर टायर, फ्लाई व्हील ऑन द शैफ्ट, शैफ्ट पर फ्लाई व्हील, और फोर्थ ऑप्शन है काट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी में रिम पर गाड़ी रिम। तो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फिट हो जाएगा टायर ऑन बाईसाइकिल रिम, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा साइकिल रिम पर टायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रैचेट स्टॉप इज द माइक्रोमीटर हेल्प्स टू, सैफ्ट स्टॉप्ड माइक्रोमीटर है जो डैश करने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एडजस्ट जीरो एरर, शून्य त्रुटि, समायोजित करने में, ऑप्शन टू है कंट्रोल द प्रेशर, दबाव को नियंत्रित करने के लिए, होल्ड द वर्कपीस, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, लॉक द स्पिंडल, स्पिंडल लॉक करने के लिए। तो आपका जो होता है रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में जो होता है वो आपको कंट्रोल द प्रेशर यानी कि दबाव को नियंत्रित करने के लिए यूज़ होता है। माइक्रोमीटर के पीछे में जो आपका रैचेट स्टॉप होता है, जो आपका एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है दबाव को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थ्रेडेड components both external and internal are manufactured with thread tolerance. One of the reason for having thread tolerance is to, ठीक है। तो देखिए और अत्यधिक होने की धागा निर्मित घटक धागा सहिष्णुता से बनाए जाते हैं, ठीक है। धागा सहिष्णु होने के कारणों में से एक है, ठीक है। थ्रेडेड जो कंपोनेंट होता है तो उसमें आपका एक्सटर्नल थ्रेड भी होता है और इंटरनल थ्रेड भी होता है, ठीक है, जो जिसमें आपका टॉलरेंस भी दिया होता है। तो एक कारण है जो आपको थ्रेड में टॉलरेंस दिया जाता है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन देखिए, इंश्योर्ड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्रेडेड पार्ट्स, थ्रेडेड थ्रेडेड पार्ट्स को विनिमय सुनिश्चित करने के लिए, आइडेंटिफाई एंड ग्रुप आप थ्रेडेड असेंबलीज बाय लेबलिंग, लेबलिंग के आधार पर थ्रेडेड असेंबलियों की पहचान और समूह बनाना। थर्ड ऑप्शन है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ थ्रेड ऑफ बोथ बोल्ट एंड नाट, बोल्ट और नाट दोनों के धागे का प्रतिशत निर्धारण करना। फोर्थ ऑप्शन है ऑब्टेन क्वालिटेटिव सरफेस फिनिश, गुणात्मक सतह फिनिश प्राप्त करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्रेडेड पार्ट्स। थ्रेड में जो टॉलरेंस दिया जाता है थ्रेडेड पार्ट्स के विनिमय सुनिश्चित करने के लिए। इंटरचेंजेबिलिटी में आपको
सुनिश्चित करने के लिए थ्रेडेड पार्ट्स में टॉलरेंस दिया जाता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी हमारा क्या होता है, किसी भी पार्ट्स को कहीं भी इंटरनेशनली हो नेशनली हो कहीं भी उस पार्ट्स के साथ दूसरा कोई पार्ट्स इजीली मैच हो जाता है। तो इसीलिए एक ऐसा साइज में बनाया जाता है, ऐसा टॉलरेंस दिया जाता है जो इंटरनेशनली होता है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी उस पार्ट्स को खरीदे तो वो मैच हो जाए। ठीक है, वो इंडिया में हो बाहर में हो कहीं भी विदेश से हो, तो इंटरचेंजेबिलिटी यही होता है। तो ट्रेड में टॉलरेंस दिया जाता है आपको। ये जैसे आपका कोई बाइक का एक नट है, तो उसका थ्रेड आप किसी दूसरा जगह इंडिया के बाहर भी गए तो वही नट खरीदने से आपको मैच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो इंटरचेंजेबिलिटी में वो जो थ्रेड का टॉलरेंस है वो सुनिश्चित किया है, इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। रैम ऑफ ए सेपर रेसिप्रोकेट्स इन ए डैश पाथ। एक डैश पथ में एक शेपर के रेसिप्रोकेट्स के रैम होते हैं। ठीक है, सर्कुलर, वृत्तीय, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद स्पाइरल, कुंडली, स्ट्रेट, सीधा। तो रैम जो होता है आपका, रेसिप्रोकेट जो होता है वो कौन सा पाथ में रेसिप्रोकेट होता है। ठीक है, एक डैश पाथ में एक शेपर की रेसिप्रोकेट्स के रैम होते हैं। तो वो जो आप पाथ जो होगा आपका स्पाइरल यानी कि कुंडली पाथ में आपका जो शेपर का रैम होता है रेसिप्रोकेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Pumps used in hydraulic applications are। हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों में डैश पंप उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सकारात्मक विस्थापन पंप, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप, फिक्स्ड विस्थापन पंप, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, वेरिएबल विस्थापन पंप, ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो हाइड्रोलिक अनुप्रयोग जो होता है उसमें आपका ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी विकल्प जो है आपका पंप यूज होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, तीनों पंप भी आपका यूज होता है हाइड्रोलिक एप्लीकेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। रिमूवल ऑफ मेटल बाय रोटेटिंग कटर अगेंस्ट डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वर्कपीस इन। वर्कपीस के विस्थापन की दिशा के विरुद्ध रोटेटिंग कटर द्वारा धातु को हटाना। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो आपका जो मेटल काट रहा है, मेटल जो रिमूव कर रहा है, ठीक है, वो काटर के विपरीत, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस के विस्थापन की दिशा और रोटेटिंग कटर के जो धातु को हटाना उसका दिशा। ठीक है, तो विपरीत दिशा है तो उसमें उसमें क्या कहते हैं देखिए। अप मिलिंग, नन ऑफ दिस, डाउन मिलिंग, एंड मिलिंग। तो आपका जो होगा रोटेटिंग काटर के अगेंस्ट में अगर होता है तो होता है अप मिलिंग, जिसमें आपका जो होता है कटर एक दिशा में घूमता है और आपका जो जॉब होता है, जॉब का वर्क पीस होता है, वर्क पीस का जो डायरेक्शन, ट्रैवलिंग का डायरेक्शन होता है वो दूसरा दिशा में होता है, तो उसको हम कहते हैं अप मिलिंग। और डाउन मिलिंग किसको कहते हैं? जिसका आपका कटर का रोटेशन इसी दिशा में है और आपका जो वर्क पीस का ट्रैवलिंग डायरेक्शन सेम दिशा में है, तो उसको हम कहते हैं डाउन मिलिंग। तो इसके आपका सही आंसर हो जाएगा अप मिलिंग।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मिलिंग इज फेसिबल ऑफ ऑन लेद बाय, खड़ात पर मिलिंग डैश द्वारा संभव है। ठीक है, तो लेद में कैसे मिलिंग संभव है? तो ऑप्शन देखिए, विदाउट एनी अटैचमेंट, बिना किसी अटैचमेंट के, मिलिंग अटैचमेंट में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, और ग्राइंडिंग अटैचमेंट फिक्स्ड करके। तो लेद में हम क्या करते हैं, मिलिंग अटैचमेंट फिक्स्ड कर सकते हैं। तो लेद में मिलिंग अटैचमेंट फिक्स्ड करने के बाद हम लोग मिलिंग कर सकते हैं, उसमें मिलिंग संभव है। ठीक है, तो मिलिंग अटैचमेंट आपका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन which machine the tool reciprocates and the job is stationary, कौन सी मशीन में टूल रेसिप्रोकेट्स और जॉब स्थिर होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लेद मशीन, खड़द मशीन, सेकंड ऑप्शन शेपर्ड मशीन, थर्ड है प्लानर, फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। किन में कौन सा मशीन है जिस मशीन में आपका टूल रेसिप्रोकेट्स होता है और जॉब जो होता है आपका स्थिर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेपर्ड मशीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ़ द ड्रिल डज नॉट कट द पॉसिबल कॉज कुड बी दैट, अगर ड्रिल से कटिंग नहीं होती है तो संभवतः ये हो सकता है कि मटेरियल इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रिल, सामग्री को ड्रिल करना मुश्किल है, नो कूलेंट इज़ बीइंग यूज्ड, कोई कूलेंट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, और द ड्रिल इज़ ब्लंट, ड्रिल कुंद है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड्रिल इज़ ब्लंट, यानी कि ड्रिल आपका कुंद है, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है वो ब्लंट हो गया, खराब हो गया, भोता हो गया। ठीक है, उसका जो धार है चला गया, तो इसीलिए आपका ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, कटिंग नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड बाय, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन डैश द्वारा निश्चित किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ड्रिल इट कैन होल्ड, ड्रिल का अधिकतम व्यास जिसे होल्ड किया जा सके, मैक्सिमम स्पिंडल ट्रैवल, अधिकतम स्पिंडल ट्रैवल, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, और द साइज ऑफ जॉब इट कैन होल्ड, जॉब का आकार जिसे पकड़ जा सके। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो स्पेसिफाइड होता है हमारा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ड्रिल इट कैन होल्ड, ड्रिल का अधिकतम व्यास जिसे होल्ड किया जा सकता है, उसी के ऊपर हम लोग पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो होता है हम लोग निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका ड्रिल का जितना भी बड़ा डायमीटर हो मैक्सिमम, उसके ऊपर जो वो होल्ड कर सके। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ यू लीव द मशीन और स्टॉप यूजिंग इट यू शुड फर्स्ट, यदि आप मशीन छोड़ देते हैं या इसे प्रयोग बंद कर देते हैं तो आपको सबसे पहले रिमूव द वर्कपीस, कार्य सामग्री को हटाना पड़ेगा, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड की गति कम करे, टर्न ऑफ द मोटर स्पिंडल बंद करे, रिवर्स द फीड को उल्टा करे। तो अगर आप मशीन को नहीं चला रहा है या फिर मशीन को बंद कर दिए है तो आपको क्या करना है, टर्न ऑफ द मोटर स्पिंडल जो है आपको बंद करना है, यदि आप मशीन छोड़ देते हैं या फिर इसको प्रयोग बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए,
23 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। वर्नियर डेप्थ गेज इज यूज टू मेजर। वर्नियर गहराई गेज का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है पिच डायमीटर यानी कि पिच बैश, स्टेप्ड डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई, एक्सटर्नल डायमेंशन यानी कि बाहरी आयाम, इंटरनल डायमेंशन यानी कि आंतरिक आयाम। तो वर्नियर डेप्थ गेज जो हमारा यूज़ होता है स्टेप डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, स्टेप और ब्लाइंड होल की गहराई आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड्स आर। कटिंग तरल के अनुप्रयोग की तरीके डैश है। जेट मेथड, जेट विधि, फ्लड मेथड, बांध विधि, ऑल ऑफ दिस सभी विकल्प, और मिस्ट मेथड यानी कि धुंध विधि। तो कटिंग तरल अनुप्रयोग की जो कटिंग फ्लूइड यूज करने की जो मेथड्स होता है वो सभी होता है जेट मेथड, फ्लड मेथड, मिस्ट मेथड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फॉर रिमिंग ए ब्लाइंड होल व्हिच रिमर विल बी यूज्ड। ब्लाइंड होल के रिमिंग के लिए कौन सा रिमर उपयोग किया जाता है। लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं, राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर। तो ब्लाइंड होल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर। ठीक है, आपका सही आंसर है। तो 25 क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी 25 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में पूछिए कि आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग दूसरा नेक्स्ट वीडियो में टोटल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर मेरा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं वीडियो का जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।